Let's do it. भूत वाला सीन लग रहा है यहाँ पे। इस लाइट रात हो जाती है यहाँ पर 5 बजे के बाद। चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और कुछ गपशप लगाते हैं। ज़रा गपशप लगाएंगे AI के बारे में। जो मुझे एक चीज़ लग रही है अगले कुछ दिनों में होते हुए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम है कि किस तरह से अगले चंद दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छाने वाली है और लोगों की जॉब्स खाने वाली है। और इसमें मुबालगा राई भी नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम्स आ चुके हैं जो लोगों की वर्किंग स्टाइल्स को चेंज कर चुके हैं। लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ हो चुकी हैं जो पहले नहीं थी। एंड दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस जो आप कल और आज के बीच में फील करते हैं। तो दूसरी चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि हम तैयार नहीं हैं। आई थिंक वी नीड टू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट्स कमिंग। द विंटर इज़ कमिंग। सवाल ये है कि आर वी रेडी फॉर दिस विंटर। सो अगली वीडियो के लिए आइडियाज़ में सोच रहा था और मेरा बैकग्राउंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कई साल काम किए हैं। जब 2014-13 की बात है, हॉस्पिटल में था एंड आई यूज्ड टू बी अ ट्रेनी, जूनियर डॉक्टर ट्रेनी। शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में हुआ करता था। तो तब से मैंने शुरू किया अपना कैरियर के सीखूं। उस ज़माने में जब मैं AI की बात किया करता था तो लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं आता था। चंद लोग थे जिनको यकीन आता था कि कुछ होने वाला है फ्यूचर में। एंड आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम पे नया मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करना आया हुआ था। और इनफैक्ट मेरा पहला सबसे बड़ा डिसीजन जो था जिस पे मुझे बड़ा सोचना पड़ा, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सीखना चाहते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग को, डेटा साइंसेस को। तो मेरा सबसे पहला जो सवाल था, बड़ा सवाल जो मैंने फेस किया, वो था कि कौन सी लैंग्वेज को सीखूं। सो AI की दुनिया में, रिसर्च की दुनिया में 2 बड़ी लैंग्वेजेस हैं जिनमें बहस होती है। एक है पाइथन और दूसरी है R लैंग्वेज जिसको यूज़ किया जाता है। तो मेरा सबसे बड़ा डिसीजन पॉइंट ये था कि इन दोनों लैंग्वेजेस में से मैंने कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। और मेरा ताल्लुक़ चूँकि हेल्थ से, मैंने अपने आसपास जितनी लैब्स थी, पाकिस्तान में इतनी लैब्स थी भी नहीं टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जो इक्का दुक्का लैब्स थी उनको मैंने R पे काम करते हुए देखा। तो मैंने सोचा R सीखना चाहिए। मैंने पहला कोर्स अपना जो किया था वो था कोर्सेरा का कोर्स था। वो अभी भी चल रहा है, आउटस्टैंडिंग कोर्स, जिसमें वो बेसिकली स्पेशलाइजेशन कराते हैं R के ऊपर, डेटा साइंसेस में। सो आई वुड रेकमेंड दैट, वो ज़रूर करें आप लोग इफ़ यू आर इनटू AI एंड मशीन लर्निंग, स्पेशली फॉर हेल्थ साइंसेस। और वो R में था। सो दैट मेड माई डिसीजन अ लॉट मोर ईजियर। सो आई स्टार्टेड विद R। लेकिन R करने के बाद फिर मेरा बैकग्राउंड था, सो आई डिड यूज़ टू वर्क इन C#। एक ज़माने में उस पर काम किया। विजुअल बेसिक सबसे पहली लैंग्वेज थी, तो मुझे आइडिया था लैंग्वेजेस का। पाइथन का थोड़ा बहुत आइडिया था, अगर एज अ प्राइमरी लैंग्वेज मैंने यूज़ नहीं किया। R को यूज़ करने के बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि आई नीड टू लर्न पाइथन एज वेल। लेकिन जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मेरा सिंपल मैसेज है कि कोई भी लैंग्वेज चूज़ करें, दोनों में से एक, क्योंकि अल्टीमेटली
आपकी लैंग्वेज चॉइस इस पे डिपेंड करेगी कि आपने काम क्या करना है। एनीवेज, हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए। हम बात कर रहे थे फ्यूचर और किस तरह से फ्यूचर में आपकी स्किल्स आपको जॉब दिला सकती है। तो इस पर प्रॉपर मैं वीडियो करूँगा और उसमें आपको कोशिश करूँगा कि एक नाइस वे से प्रेजेंट कर सकूँ, समराइज़ कर सकूँ। लेकिन थोड़ा प्रीएम्बल ही कह लीजिए, इसे डिस्कस करते हैं कि मुझे क्या लगता है। पहला स्टेज, जो पहली चीज़ जो मुझे लगती है वो है लैंग्वेजेस की इम्पोर्टेंस। पाइथन हो, आर हो, अगर आप देखें तो अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग को रिप्लेस कर लेगी और लैंग्वेजेस की नीड ख़त्म हो जाएगी, बट आई डोंट थिंक सो। आप जितना भी रिप्लेस कर लें कोडर को या कोडिंग को, आप कोडर के माइंड को रिप्लेस अब भी फ़िलहाल नहीं कर सकते। जहाँ पर इनोवेटिव थिंकिंग आती है, नई क्रिएशंस आती हैं। तो पहली चीज़ जो मुझे लगती है, पहली स्किल जो आपके पास होनी चाहिए वो है लैंग्वेज की स्किल। और उसमें मुझे लगता है कि आपके पास कम से कम किसी एक लैंग्वेज, कैन बी पाइथन, थैंक यू, और इट कैन बी आर, और इट कैन बी C# फॉर दैट मैटर, जावा फॉर दैट मैटर, तो एक लैंग्वेज होनी चाहिए। दिखाते हैं आपको क्या चल रहा है। सारा जूस पी गया, बेगम ने माफ़ नहीं करना। लैंग्वेज के बाद जो दूसरी स्किल मुझे लगती है जो आपके पास होनी चाहिए वो है मॉडल बिल्डिंग की। तो मेरे नज़दीक जो फ्यूचर के AI साइंटिस्ट होंगे उनके 3 लेवल्स हैं। एक लेवल वो साइंटिस्ट हैं जो कि प्योर रिसर्च कर रहे हैं, जो अपनी PhD कर रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, नए एल्गोरिथम्स बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर। फिर इसी में आपको ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स नज़र आते हैं। ट्रांसफॉर्मर पेपर जिसकी एक मिसाल है। जो दूसरा ग्रुप मुझे लगता है जो बड़ा ज़बरदस्त होगा फ्यूचर में, वो है AI मॉडल बिल्डर्स का। ये सेकंड स्किल सेट है। मॉडल बिल्डर्स वो हैं जो कटिंग एज रिसर्च नहीं कर रहे, जो नए एल्गोरिथम्स नहीं बना रहे, मगर काफ़ी डीपर लेवल पे मॉडल्स को बनाते हैं और कस्टमाइज्ड मॉडल्स होते हैं। कस्टमाइज्ड मॉडल्स का मतलब है कि वो वाले मॉडल्स हैं जो किसी वर्क एनवायरनमेंट में यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक क्लिनिक में काम कर रहे हैं और उस क्लिनिक की डे इन डे आउट जिस तरह की वर्किंग होती है उसके मुताबिक आप प्रेडिक्शन करना चाहते हैं कि जी एवरी डे कितने पेशेंट्स आएंगे या पेशेंट लोड कितना होगा। अब इसके लिए आपको एक कस्टम मॉडल चाहिए। आप एक जेनरिक मॉडल जो किसी और जगह के लिए बनाया गया है, किसी और बड़े हॉस्पिटल के लिए बनाया गया, उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर कर भी लें तो एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको नहीं मिल सकते। तो उन लोगों की डिमांड होगी जो इस तरह के कस्टम मॉडल्स बना सकें फ्रॉम स्क्रैच। तो आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि आजकल एल्गोरिथम्स कस्टम मॉडल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, तो हाँ शायद कर सकते हैं, मगर अगेन जो हाइपर पैरामीटर की ट्विकिंग होती है और जो एक इंट्यूशन थोड़ा बहुत उसमें होता है, एंड इट्स अ बिट ऑफ डार्क आर्ट्स अलॉन्ग विद साइंस, आई स्टिल फील कि वो भी रिप्लेस अभी नहीं हो सकता फुली। सो इनकी डिमांड होगी फ्यूचर में। जो तीसरा लेवल मुझे लगता है, थर्ड लेवल, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। साइंटिस्ट की हमने बात की, स्पेशलिस्ट की बात की जो मॉडल्स बनाते हैं, फिर उसके बाद मॉडल यूज़र्स होंगे कि वो लोग जो यूज़ कर सकते हैं प्री बिल्ड मॉडल्स, इनकी डिमांड होगी जॉब्स में। अब जैसे किसी AI इंजीनियर या AI स्पेशलिस्ट ने एक मॉडल एक क्लिनिकली डिज़ाइन किया, इसका ये मतलब नहीं है कि 24/7 वहाँ बैठ के उस मॉडल को यूज़ करना जानता होगा या उसको इंटरप्रेट करना जानता होगा,
या स्पेशली अगर हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात करें, LLMs की, तो अगर एक AI स्पेशलिस्ट बनाता है तो अगेन वो बैठ के खुद उससे चैट नहीं कर रहा होगा एवरीडे टू ऑब्टेन मीनिंगफुल इंसाइट्स। उसके लिए आपको चाहिए होंगे प्रैक्टिशनर्स। यहाँ आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वो लोग जो प्रॉम्प्ट्स को इंजीनियर कर सकें और बेसिकली उनको आता हो कि कैसे LLM से या लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बात करनी है और उससे कैसे अपनी मतलब की चीज़ निकालनी है और उससे टाइम कैसे बचाना है। ये हैं प्रैक्टिशनर्स। ये थर्ड क्लास है मेरे नज़दीक जिनकी डिमांड बड़ी होगी फ्यूचर में, और काफ़ी इनके लिए जॉब्स होंगी क्योंकि मैसेज में तो यही लोग होंगे और इनका पे ग्रेड भी ऐसे ही होगा। और फिर एक फाइनली जो लास्ट ग्रेड होता है वो हम और आप यानी पब्लिक होती है, जो कि कंज्यूम करना उनको जनरली आना चाहिए। जैसे आप नॉर्मली आप ऑफिस जा रहे हैं, आपको ज़रूरी नहीं है यू शुड बी एन एक्सपर्ट इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बट आपको इतना स्किल होना चाहिए कि अगर आपने कोई लेटर प्रोड्यूस करना है तो आप AI के ज़रिए उसको 2 मिनट में बना लें और उसको फिर कस्टमाइज़ कर लें, अपनी मर्ज़ी से उसको एडिट करें और उसके मुताबिक उसको यूज़ करें। तो ये 4 लेवल्स हैं मेरे नज़दीक। फ्यूचर में इन 4 लेवल्स पे लोग होंगे, इन 4 लेवल्स के स्किल्स की डिमांड होगी। राइट, देखते हैं क्या चल रहा है। अपनी साथ साथ पर्सनल जर्नी भी करनी चाहिए इंसान को, तो इसलिए मैंने शुरू किया भाई यह काम। एक्सरसाइज एक अरसे से हमेशा से सोचा कि करनी है, जिम ज्वाइन करना है, मगर वर्क स्केड्यूल ऐसा है कि मौका ही नहीं मिलता। आजकल मुझे मौका मिलता है कि आजकल जब से PhD कर रहा हूँ तो इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि आफ्टरनून में आ सकूँ, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे सकूँ। जब हॉस्पिटल लाइफ के अंदर मैं था, जब ट्रेनिंग मेरी चल रही थी, इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकाले बंदा और एक्सरसाइज कर सके, और उसके असरात बखूबी ज़ाहिर हो रहे थे मेरे ऊपर। और कभी तो वक्त आना था कि वज़न को कम किया जाए और थोड़ी अपनी हेल्थ के बारे में सोचा जाए। इसकी एक वजह ब्लड प्रेशर बना। जब आपको यंग एज में ब्लड प्रेशर का इशू होने लग जाए ना, तो उसका मतलब है आपने कुछ तो गलत किया है। वेट जो होता है उनमें से एक होती है वजह। डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि आखिर क्या मसला है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। तो बड़ी अजीब बात होती है जब डॉक्टर साहब मरीज़ों को देख रहे होते हैं। और यहाँ के जब मैं कैम्ब्रिज में काम करता था, तो कैम्ब्रिज में अमूमन UK के अंदर भी मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ आपको मिलेंगे। जो पढ़े लिखे मरीज़ होते हैं वो आपको मिलते हैं कैम्ब्रिज जैसे जगहों में। और जब आप लंदन वगैरह में काम करते हैं तो अगेन यहाँ पे भी आपको कुछ अस्पतालों में पढ़े लिखे मरीज़ मिलते हैं। तो पढ़े लिखे मरीज़ से मुराद मेरी वो पेशेंट्स हैं जिनको अच्छी तरह पता होता है कि अगर आप उनको कोई चीज़ बताएंगे तो उस पर अमल करेंगे, वो बड़ी सीरियसली करते हैं। और वो पढ़े लिखे होते हैं, वो रिसर्च करके आते हैं। तो जब आप इस तरह के पढ़े लिखे मरीज़ों को दवाइयाँ दे रहे होते हैं और उनको नुस्खे बता रहे होते हैं, तो सबसे बड़ा फ़र्ज़ आपका अपने ऊपर होता है कि आप सबसे पहले वो चीज़ खुद करें। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डॉक्टर के लिए। सो इट वाज अबाउट टाइम कि अपना भी ख्याल रखें और फिर दूसरों को बताएं। सो मरीज़ कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा, स्पेशली अगर वो आपके पास आ रहा है ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए और आपका अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, या मोटापे के इलाज के लिए और आपका अपना बुरा हाल है,
तो पेशेंट ने कभी ट्रस्ट नहीं करना आपको। आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे डाइट रेजिमेंट के बारे में, क्योंकि एक्सरसाइज बगैर डाइट के कुछ भी नहीं है। और शेयर करता हूँ मैं आपको अपनी इस एक्सरसाइज और डाइट जर्नी के सीक्रेट्स, साथ मिलके वज़न कम करेंगे। हाउ अबाउट दैट? और अगर नहीं हुआ वो भी आपको पता चल जाएगा। मेरा एक दोस्त है, वो माशाल्लाह महाशय 125-30 किलोग्राम पर मौजूद हैं और एक अरसे से कायम है। माशाल्लाह उनका ख़्याल ये है कि जितना वज़न ज़्यादा होगा उतना वो उनमें बुज़ुर्गियत ज़ाहिर होगी, और जितनी बुज़ुर्गियत होगी उतने उनके मरीज़ उन पर भरोसा करेंगे और उनके नुस्खों को कुल्ले ईमान के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब इतनी भी मेरे ख़्याल में वज़न की तारीफ़ नहीं होनी चाहिए। एक हद के बाद हर चीज़ बुरी हो जाती है। तो रिगार्डलेस, आई थिंक काफ़ी वक्त हो गया, निकलते हैं यहाँ से।